नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्लोबल अर्थ में। और आज हम देश और दुनिया की दोनों की खबरें करेंगे जो आज हमारे घटी है आज पूरे दिन भर में। तो पहला न्यूज़ है हमारा बांग्लादेश से कि हमारे यूनिस में चाइना गए थे और चाइना में उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है, जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, हमारे असम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, मिजोरम, वो एक लैंडलॉक है बांग्लादेश के साथ। तो वो चाइना को आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ एक्सपेंशन करो अपने मार्केट का। सीधा सीधा कर कहें तो इंडिया से कॉन्फ्लिक्ट लेने का जो हमेशा से करते आए हैं, जैसे उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को संभाला है। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आज हम लोग जो रीजन है उसको हम लोग समझते हैं। पहले तो समझिए कि ऐसा ऐसा क्यों करना चाहते हैं। पहला रीजन ये है कि वो किसी तरह इंडिया को, या बोले तो जो प्रेजेंट में मोदी गवर्नमेंट है सेंट्रल में, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट चाहती है। क्योंकि उनके जो आका डीप स्टेट बैठे हुए हैं वो इसलिए ही लाए थे कि किसी तरह इस जो आपका साउथ एशिया में जो वहाँ पर किसी से कॉन्फ्लिक्ट रेज किया जाए और इंडिया को एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज करके रखा जाए, जैसा उन्होंने रशिया और यूक्रेन के साथ कर रखा है। तो यही रीजन है कि यहाँ पर वो अपनी कर्ज अदाई कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस, और वो किसी तरह चाहते हैं कि चाइना के को यहाँ पर इस रीजन में लाके कॉन्फ्लिक्ट छेड़ दिया जाए। सेकंड है कि उन्होंने बहुत लोन ले रखा है। बांग्लादेश का ऑलरेडी लोन बहुत चल रहा था और अभी उनका फंड का बहुत क्रंच है। यूएस के सैंक्शन के बाद अब फंड आना बंद ही हो गया। तो वो चाहते हैं किसी तरह का 2 बिलियन अपने जैसे पाकिस्तान को मिला था उसी तरह यहाँ पर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। लेकिन चाइना समझता है अच्छी तरह से कि उनका क्या गेम है, क्या गेम प्लान है और वो क्या करना चाहते हैं। तो बस समझिए कि उनको बस अनसुना ही किया चाइना ने और इग्नोर कर दिया और उस पर कोई खास रिप्लाई नहीं किया। लेकिन यूनिस ने एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी तो जरूर क्रिएट कर दिया। लेकिन क्या दोस्तों पॉसिबल है कि वो चाइना ये किसी तरह चाइना को यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट से पार करवा के और एक कॉन्फ्लिक्ट में ऐड कर ले? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ही इंडिया से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े युद्ध पोत हैं, जैसे हमारा वॉरफेयर पोर्ट हुआ आपका ये INS विक्रांत, जो चाइना के लिए बनाया गया है, जो कुछ घंटों के में ही पूरे बांग्लादेश का काम तमाम कर सकता है। हमारे जो कोलकाता के कोस्टल गार्ड ही काफ़ी है बांग्लादेश से कॉन्फ्लिक्ट के लिए। तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, आराम से इस मुसीबत को हम लोग निपटा सकते हैं। तो आज की दूसरी खबर है बैंकॉक से आ रही है कि जो एक बिल्डिंग थी अर्थक्वेक के बाद वो धराशायी हो गई थी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। आपने देखा होगा रिसेंटली म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया जो एपिसेंटर म्यांमार में था, लेकिन उसका असर थाईलैंड और चाइना तक देखा गया, तक दिल्ली में भी कुछ झटके को महसूस किया गया था। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा था, 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और बहुत लोगों के मतलब करीब पूरे देश म्यांमार में करीब अब वहाँ पर 1 लाख परिवारों को झटका लगा था इससे, क्योंकि बहुत लोग उन पर डिपेंडेंट भी थे। और इसमें इंडिया ने बहुत अच्छा रोल निभाया, अपना सहयोग काफ़ी आगे तक बढ़ाया और कंट्री को जहाँ तक हो सके म्यांमार को पहला हाथ बढ़ाया और अपने जो हेल्प के तौर पे कंटिजेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पर उतारा। लेकिन अब खबर पे आते हैं, वहाँ पर क्या हुआ है कि बैंकॉक के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने 3 चाइनीज पर्सन्स को अरेस्ट किया। उसके पीछे रीजन ही पता चला कि वो जो बिल्डिंग धराशायी हुआ था, जो धरा के गिर चुका था अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, वो इसलिए हुआ था कि अर्थक्वेक की वजह से हुआ था। लेकिन हुआ कि वो जो प्रोजेक्ट था वो चाइना के द्वारा जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उनके अंडर में प्रोजेक्ट तो तैयार हो रहा था और वो जो बिल्डिंग था वो गवर्नमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल होने वाला था। तो आप सोचिए कि चाइना का क्रेडिबिलिटी कितना डाउन होते जा रहा है। उन्होंने अपने काम में अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड को और क्वालिटी को कितना गिरा लिया है। कहीं ना कहीं उनका झटका पड़ेगा इससे और इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है, नो डाउट। लेकिन इससे हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि भाई अगर अपना प्रोजेक्ट हो, खास करके अपना बिल्डिंग या नेशनल सिक्योरिटी या अपना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बात हो, तो वहाँ पर अपने लोग पे ही ज़्यादा भरोसा करें। यहाँ पर हम इंडिया से एग्जाम्पल सीख सकते हैं। जैसे इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अपने प्रोजेक्ट को L&T को देती है या विप्रो को देती है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, इन्फोसिस को देती है। हमारे EVM मशीन के लिए इन्फोसिस को दिया है, L&T को प्रोजेक्ट दिया था
आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट दिया, जैसे वहाँ पर गुजरात में एक जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना उन्होंने एलटी को दिया था। और फिर जैसे हम लोग, और नहीं तो दूसरा हम लोग एक और चीज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि अपने नहीं कर पाने पे दूसरा हम लोग ये उपाय है कि अपने जो फ्रेंडली नेशन उन पर भरोसा कर सके। जैसे राफेल के लिए फ्रांस पे डिपेंडेंट है, वहाँ फ्रांस से हम लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं, इसलिए हमने राफेल का ऑर्डर उनसे करवाया। या बहुत सारे जो इंडिया प्रोजेक्ट है उन पर जापान पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं, उनको टेंडर देना आसान है। लेकिन ऐसी कंट्री जो रिलायबल नहीं है उनको हम लोग कैसे दे सकते हैं? आपने देखा चाइना अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू ऑलरेडी अपने आप को बहुत सारी कंट्री को बैकट्रिप में फंसा चुका था, और श्रीलंका इससे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दोस्तों। तो अब एक बार फिर अपने चाइना ने अपना क्रेडिबिलिटी को लूज किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। तो आज की तीसरी बड़ी खबर है कि यूएस ने धमकी दी है ईरान को कि वो बॉम्ब गिराने वाला है ईरान पे, और ऐसा इस पर ऐसा उन्हें झटका देंगे ईरान को कि आने वाली जनरेशन तक उसे याद रखेगी। तो आखिर क्यों यूएस ऐसा कर रहा है और क्यों करना चाहता है, तो आपको मैं इजी तरीके से समझाता हूँ। अभी हुआ ये क्या कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको शायद पता हो या ना पता हो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, 2016 में जब वो उनकी सरकार आई थी तो ईरान के साथ एक पैक्ट, 16 से पहले ही बराक ओबामा के टाइम में पैक्ट साइन किया गया था न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए। फिर 2016 में जब ट्रंप आते हैं तो उसको फिर रिवाइज किया जाता है। अब क्या है कि यहाँ पर ईरान, अब फिर 2024 में अब ट्रंप दोबारा चुनकर आए हुए हैं, तो उन्होंने एक नया पॉलिसी फ्रेम किया ईरान के लिए और ईरान को दिया, और ईरान ने उससे बाकायदे लेटर आया था उनके पास, उन्होंने आराम से देखा और उसको डस्टबिन में फेंक दिया। कहा जाए तो इसको समोसे चटनी खाकर रफा दफा कर दिया दोस्तों। इस बात से यूएस गवर्नमेंट को काफ़ी, जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको काफ़ी झटका लगा है। तो इसलिए उन्होंने सीधा सीधा धमकी दिया कि भाई ट्रंप इस पे ईरान पे बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, और उसे ईरान की आने वाली जनरेशन काफ़ी अच्छे से याद रखेगी। और क्या पॉसिबल है कि ईरान ऐसा कुछ ले सके? पहले भी अगर देखा जाए तो सुलेमानी के टाइम में ट्रंप ने सुलेमानी को मरवा दिया था। तो क्या कुछ ऐसी छोटी मोटी हरकत करेंगे या कुछ बड़ा कर सकते हैं? तो दोस्तों बड़ी हरकत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ट्रंप मेजोरिटी में है। सेकंड, उनके जो अगर एडवाइजर देखा जाए, उनके जो डिफेंस एडवाइजर हैं, वो अगर तुलसी गाबार्ड को देखा जाए तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी एंटी ईरान टाइप अपना मकसद रखते हैं, और वो आराम से चाहे तो इस तरह का एडवाइस दे सकते हैं ट्रंप को, जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा सकता है। लेकिन इससे क्या गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत पे अगर कुछ ऐसा होता है? तो पहला इम्पैक्ट तो यही पड़ेगा कि ऑयल के प्राइसेस काफ़ी वोलाटाइल हो जाएंगे, जिसके कारण से जो हमारी हमारी जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमारे महंगाई जो है उस पर, महंगाई दर पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये रोज़मर्रा की नॉर्मल सा है। दूसरा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो कहाँ होगा? इंडियन ओशियन में, क्योंकि अमेरिका जब भी अपने इस टाइप का कुछ यूज करता है, प्रोग्राम लॉन्च करता है, प्रोजेक्ट, तो हमेशा अपने लैंड से नहीं करता। लेकिन हाँ, इंडियन ओशियन में एक इसकी लैंड है डिगो ग्रासिया, वहाँ से वो बहुत सारे हलचल दिखाई दिए हैं रिसेंटली, और मूवमेंट भी दिखाई दी। तो ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से डिगो ग्रासिया से वो ईरान पे कुछ एक्शन ले सकता है, और इसका कॉन्फ्लिक्ट आपको इंडियन ओशियन में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं हमारे इस मिडिल ईस्ट और इंडिया के जो बीच में रीजन है उसमें असर काफ़ी दिखा जा सकता है।